नमस्कार, मैं अजय कुमार अनुरागी, सहायक अध्यापक, सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। प्यारे बच्चों, आज हम माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व के अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम इसके भाग प्रथम का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग आधुनिक विश्व में चरवाहे के भाग द्वितीय का अध्ययन करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पूर्व के भाग में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया था। तो प्रथम भाग में हम लोगों ने अध्ययन जो किया था वह था भारत में पाए जाने वाले विभिन्न घुमंतू समुदाय कौन कौन से थे, और इसमें जो समुदाय थे उसका हमने 2 वर्गों में विभक्त करके इसका अध्ययन किया था। पहला था पहाड़ों में पाए जाने वाले और दूसरा था पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में पाए जाने वाले। जो पहाड़ों में पाए जाने वाले घुमंतू चरवाहे थे जिनका हम लोगों ने अध्ययन किया था वह था जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल, हिमाचल प्रदेश के गद्दी, गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर, अरुणाचल प्रदेश की मोनपा, महाराष्ट्र के धंगर, कर्नाटक के गड़रिया, गोल्ला, कुरमा और कुरबा, राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बंजारे तथा गुजरात के मालधारी। तो भारत में जो घुमंतू चरवाहे थे इसका हम अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। इस भाग में हम लोगों को जो अध्ययन करना है वह है औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत और अफ्रीका के चरवाहेों के जो जीवन था वह किस प्रकार का था, कैसे उन चरवाहों के जीवन में औपनिवेशिक काल में विपत्तियां आई, किस प्रकार से उनने उन विपत्तियों का सामना किया। तो आइए हम लोग देखते हैं कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत और अफ्रीका के जो चरवाहे थे उनको समाप्त करने के लिए सरकारों द्वारा कौन कौन से कानून लाए गए। तो इन कानूनों को जो औपनिवेशिक शासनकाल में जो चरवाहों को समाप्त करने के लिए या चरगाह जिसकी वजह से समाप्त हुए जो कानून लाए गए थे उनमें 4 प्रमुख कारक जिम्मेदार हैं। प्रमुख 4 कानून जो औपनिवेशिक शासनकाल में लाए गए थे वो इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है प्रतिभूमि नियमावली, दूसरा वन अधिनियम, तीसरा अपराधी जनजाति अधिनियम और चौथा चराई कर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिभूमि नियमावली क्या है। अंग्रेज सरकार जो थी इन्होंने चारागाहों को खेती की जमीन में तब्दील कर देना चाहती थी। अंग्रेज सरकार जानती थी कि जो ज़मीन है जिस पर चारागाह बने हुए हैं उन पर ना तो खेती की पैदावार होती है ना उनके माध्यम से हमें कोई कर मिलता है। तो इस वजह से वो अंग्रेज सरकार जो थी चारागाहों की खेती को ज़मीन में तब्दील करना चाहती थी, उसको खेती में तब्दील करना चाहती थी, क्योंकि ज़मीन से मिलने वाला जो लगान था उसकी आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत था। खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने या से सरकार की आय में बढ़ोतरी हो सकती थी। इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेतीहर चीज़ों के उत्पादन में भी इजाफा हो सकता था जिनकी इंग्लैंड में बहुत ज़रूरत थी। इंग्लैंड औद्योगिक देश था, वहाँ पर जूट, पटसन, कपास की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती थी। तो उनकी सरकार जो औपनिवेशिक सरकार थी, जो अंग्रेज सरकार थी, वह चाहती थी कि यहाँ से जूट और पटसन और कपास का अधिक उत्पादन हो ताकि अपने देश में ले जा कर के उद्योग धंधों के माध्यम से कपड़ा बना सकें। पटसन का उपयोग के जो उद्योग लगे हुए थे उनको पटसन उपलब्ध कराया जा सके, जूट उपलब्ध कराया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने 19वीं सदी में के मध्य में देश के विभिन्न भागों में प्रतिभूमि विकास के लिए कुछ नियम बनाए। इन नियम कानूनों के जरिए सरकार जो गैर खेतीहर जमीन को अपने कब्जे से लेकर के कुछ खास लोगों को सौंपने लगी। कुछ लोगों को गांव का मुखिया बना दिया गया। जो कब्जे में ली गई जो ज़्यादातर ज़मीनें थी वो चरागाहों की थी जिनका चरवाहे नियमित रूप से इस्तेमाल किया करते थे। इस तरह खेती के फैलाव से चारागाह सिमटने लगे और चरवाहों के लिए समस्याएं पैदा होने लगीं। दूसरा जो औपनिवेशिक शासनकाल में नियम बना जिसने कि चरवाहों को समाप्त करने में भूमिका निभाई वह था वन अधिनियम। जैसा कि हम जानते हैं वन अधिनियम जो है 19वीं सदी के मध्य में विभिन्न प्रांतों में लाया गया था।
अंग्रेज शासन द्वारा कानूनों की आड़ में कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया, जहां पर देवदार या साल जैसे कीमती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में चरवाहों को घुसने पर पाबंदी लगा दी गई। औपनिवेशिक अधिकारियों को लगता था कि पशुओं के चरने से जो रोपे गए जंगली पौधे हैं, उनको पेड़ों की नई जो कोपलें आती हैं वह उनके पशुओं से नष्ट हो जाएंगी, नष्ट हो सकती थी। इस वजह से वह चाहते थे कि कोई भी पशुपालक, कोई भी चरवाहा अपने मवेशियों को लेकर के जो जहाँ पर नई पौध रोपी जा रही है जंगलों की, वहाँ पर ना प्रवेश करें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, वहाँ पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी। तीसरा जो था वह था अपराधी जनजाति अधिनियम। यह अपराधी जनजाति अधिनियम अंग्रेज शासन द्वारा 1871 ईस्वी में लागू किया गया। इस कानून के तहत दस्तकारी, व्यापारियों और चरगाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदाय की सूची में रख दिया गया। अंग्रेजों का मानना था कि जो चरवाहे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं या घुमंतू चरवाहे हैं, इनकी ना तो जनगणना हो पाती है और ये ना तो हमारे प्रति वफादार हैं, और एक जगह से दूसरे जगह पर इनके आने जाने से शासन को डर है, भय है, कहीं ऐसा ना हो जिस शासन के विरुद्ध में कोई कार्य करते हो। इस वजह से उन्होंने जो भी घुमंतू जातियां थी उस समय, सारी घुमंतू जातियों को उन्होंने अपराधी जनजाति अधिनियम के तहत अपराधी घोषित कर दिया। बहुत फेमस है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अधिसूचित गांवों, बस्तियों में बस जाने का हुक्म सुना दिया गया। अंग्रेज शासन को लगता था कि यह जो घुमंतू चरवाहे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते रहते हैं, इनको ना तो हम जनगणना के माध्यम से इनकी काउंटिंग कर पा रहे हैं, ना इनकी संख्या कोई निर्धारित हो पा रही है, और ना इनके बारे में कोई हम विशेष जानकारी इकट्ठी कर पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने इस नियम के द्वारा क्या किया कि उन लोगों को एक गांव में और या बस्तियों में पूरे बस जाने का हुक्म दे दिया कि आप यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ से आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं रहेगी। अगर किसी को बाहर निकलना है तो उनको परमिट लेना होता था अंग्रेज सरकार से। बिना परमिट के उनको किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक लगा दी गई तथा ग्राम पुलिस पर सदा नज़र रखने के लिए कह दिया गया। वहाँ की जो ग्राम पुलिस हुआ करती थी उनसे कह दिया गया था कि जो भी यहाँ पर चरवाहे हैं, जो भी घुमंतू जातियाँ हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवास करती हैं, उन पर नज़र रखी जाए कि वो किसी भी तरह से शासन के खिलाफ कोई कार्रवाई में तो नहीं लगी हुई है। आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, ये जनजाति समुदाय के हैं, इन पर थोप दिया गया है कि आपको बाहर नहीं निकलना है, कहीं जाना नहीं है, एक बस्ती के अंदर आपको रहना है। चौथा जो कर था वह चराई कर था। अंग्रेजों ने अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीज़ों और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूलने का ऐलान कर दिया। इससे पूर्व कभी भी मवेशियों के ऊपर टैक्स नहीं लगा करता था, लेकिन अब उन्होंने प्रत्येक जानवर की जो भी खरीद फरोख्त होगी उसके ऊपर भी टैक्स वसूलने का प्रावधान लगा दिया। चरगाहों के जो चरवाहे थे, उनके चारागाह थे, उनमें चरने के लिए एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। जितनी संख्या थी उस संख्या के अनुसार टैक्स वसूला जाने लगा। प्रति मवेशी टैक्स की दर तेजी से बढ़ती चली गई और टैक्स वसूली की जो व्यवस्था थी दिनों दिन मजबूत होती चली गई। 1850 से लेकर के 1880 के मध्य ठेकेदारों द्वारा टैक्स वसूली की जाने लगी। अर्थात अंग्रेज शासन ने क्या किया, टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने ठेकेदार नियुक्त कर दिए, ठेकेदारों को ठेका दे दिया गया। अब जब किसी ठेकेदार ने बोली लगा करके ठेका लिया है तो वह अधिक से अधिक अपना लाभ कमाने के लिए, अपना फायदा करने के लिए वह अनावश्यक रूप से चरवाहों के ऊपर टैक्स लगाने लगे। 1880 के बाद अंग्रेजों ने चरवाहों से सीधे कर वसूलना प्रारंभ कर दिया। अभी तक जो टैक्स ठेकेदारों के माध्यम से वसूला जाता था, अब वह टैक्स सीधा अंग्रेजों के माध्यम से वसूल किया जाने लगा और प्रत्येक चरवाहे के लिए एक पास जारी कर दिया गया
उस पास के बाद ही, पास जारी होने के बाद ही, पास रखने के बाद ही वह किसी अन्य चारागाह में अपने मवेशियों को ले जाकर के चरा सकते थे। तो अंग्रेजी शासन ने चरवाहों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया, इसके ऊपर हम लोग नज़र डालते हैं। अभी तो हमने देखा कि औपनिवेशिक शासन काल में अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए, विभिन्न प्रकार से उनके चारागाहों को नष्ट किया गया। चारागाहों को नष्ट करने के लिए उन्होंने जो जो नियम हो सकते थे, नियम कानून बनाए। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी शासन ने चरगाहों की ज़िंदगी को किस तरह से प्रभावित किया। जब चारागाह खेतों में बदलने लगे तो जो बचे कुछ चारागाह थे उनमें चरने के लिए जानवरों की संख्या बढ़ने लगी। जितने अधिक से अधिक जो चारागाह हुआ करते थे, बहुत सारे चारागाहों को अंग्रेज़ सरकार ने खेती की ज़मीन में तब्दील कर दिया। कहीं ठेकेदारी के द्वारा उनको दूसरों को सौंप दिया गया, कहीं उन्होंने वन रोपित कर दिए। इस प्रकार से जो चारागाह के कुछ जगह बची थी उसी में सारे पशु जाने लगे, जितने मवेशी थी वहाँ पर चरने लगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पर संख्या जो है जानवरों की अधिक बढ़ गई। उस एक पर्टिकुलर किसी चारागाह में जब ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, ज़्यादा तादाद बढ़ेगी, तो वहाँ की जो हरियाली है, जो चारा वहाँ का है, वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। नतीजतन क्या होगा, जो चारागाह थे सदा सदा जो जानवरों से भरे रहने लगे और जानवरों के लिए चारा भी कम पड़ने लगा। फलस्वरूप जानवरों की सेहत और तादाद भी गिरने लगी। स्वाभाविक है कि जब चारा कम पड़ेगा, उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा भरपूर भोजन, चारे की कमी हो जाएगी, तो जो जानवरों मवेशियों की संख्या है उनमें बीमारियां शुरू हुई और उनकी सेहत पर गिरना प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे क्या हुआ कि अधिक संख्या में मवेशी उनके मरने लगे। चारे की कमी जब तब पड़ने वाले अकाल की वजह से भी कमज़ोर और भूखे जानवर बड़ी संख्या में वहाँ मरते हुए नजर आए। अंग्रेजी कानूनों की वजह से चरवाहों के जीवन में कुछ बदलाव आए। वो देखते हैं कौन कौन से बदलाव हैं। कुछ चरवाहों ने अपने जानवरों की संख्या कम कर दी। जब अंग्रेज शासन द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम चरवाहों के विरुद्ध बनाए गए तो चरवाहों ने भी क्या किया कि जानवर जो वो अधिक संख्या में पहले रखा करते थे उनकी संख्या उन्होंने कम कर दी। ऊंट और भेड़ पालने वाले जो राइका समुदाय के लोग थे 1947 के बाद ना तो सिंध में दाखिल हो सकते थे और ना ही सिंधु नदी के किनारे में अपना जानवरों को चरा सकते थे। जैसा कि जानकारी है, हम लोग जानते हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा खींच दी गई थी। इस नई सीमा रेखा ने उन्हें उस तरफ जाने से रोक दिया गया। आप लोगों ने पढ़ा था कि जो गुज्जर बकरवाल थे वह भी जम्मू कश्मीर के इलाके में आते थे, पाकिस्तान के इलाके से पहले यहाँ प्रवेश करते थे। अब उनको आने जाने से रोक दिया गया, वहाँ पर भी उनकी चारागाह की कमी नज़र आई। तो इस प्रकार से उन लोगों ने क्या किया कि जो जानवर थे उनकी संख्या को उन्होंने कम किया और जो कुछ धनी चरवाहे थे जो ज़मीन खरीद करके एक जगह बसकर रहने लगे, कुछ नियमित रूप से खेती करने लगे, कुछ व्यापार करने लगे। जिन चरवाहों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था वो सूद खोरी से ब्याज लेकर के दिन काटने लगे। इस चक्कर में बहुत से मवेशी भी उनके हाथ से जाते रहे और वे मजदूर बनकर रह गए। तो आप लोगों ने देखा कि अंग्रेज शासन द्वारा जो नियम बनाए या उनके लिए जो उनके जीवन के लिए उन्होंने परिवर्तित करने का प्रयास किया, इस वजह से चरवाहों के जीवन को बहुत अस्त व्यस्त सा होने लगे। जो धनी थे, जिनके पास अच्छी आमदनी थी, उन्होंने तो व्यापार करना शुरू कर दिया, लेकिन जो गरीब चरवाहे थे जिनके पास कम मवेशी हुआ करते थे उनकी स्थिति बिगड़ती चली गई और उन्होंने कर्ज लेकर के अपने दिन काटना शुरू किए। इस वजह से वो कर्ज के बोझ के तले दबते चले गए। अब हम लोगों को अध्ययन करना है कि अफ्रीका के जो चरवाहे हैं, अभी हम लोगों ने भारत के चरवाहों के बारे में देखा कि औपनिवेशिक शासन काल में उनको क्या क्या परिवर्तन आए। अब हम देखेंगे कि अफ्रीका के जो चरवाहे हैं वो कौन कौन से चरवाहे हैं और औपनिवेशिक शासन काल में अफ्रीका के चरवाहों के ऊपर क्या परिवर्तन आए, उनको क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हम जानने के प्रयास करते हैं
इस अफ्रीका के मानचित्र के माध्यम से कि अफ्रीका में पाए जाने वाले कौन कौन से प्रमुख चरागाह समुदाय हैं। यहाँ आप देखेंगे कि अफ्रीका में मासाई, बेदुइन्स, बेरबर्स, सोमाली, बोरान और तुर्काना जैसे चरवाहे पाए जाते हैं, या इन चरवाहों का समुदाय पाया जाता है। आप ये भारत अफ्रीका का नक्शा देख रहे हैं। इस अफ्रीका के नक्शा में जो रेक्टेंगल एरिया में आपको पीले से अलग से दिखाया गया है, ये मसाई क्षेत्र है, मसाई लैंड का क्षेत्र है। अभी इसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे। तो अफ्रीका के जो चरवाहे थे, अफ्रीका में दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी चरवाहा के कार्यों में लगी हुई है। इनमें से ज़्यादातर अब अर्धशुष्क घास के मैदानों या सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं, जहां वर्षा आधारित खेती करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ के जो चरवाहे हैं गाय, बैल, ऊंट, भेड़ व गधे पालते हैं और दूध, मांस और पशुओं की खाल व ऊन आदि बेचते हैं। कुछ चरवाहे जो हैं वो व्यापार करते हैं और यातायात संबंधी काम भी करते हैं। तो अफ्रीका के जो चरवाहे हैं, भारतीय चरवाहों की तरह यहाँ पर भी चरवाहों के कई समुदाय हैं। यहाँ पर भी वही परिस्थितियाँ हैं जो भारत में थी। यहाँ पर भी औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान अंग्रेज़ों और जर्मनों ने यहाँ पर शासन किया, उसकी वजह से मसाई लैंड का बंटवारा हुआ। तो सबसे पहले इन चरवाहों में से हमें जो अपने इस पाठ में अध्ययन करना है वो मसाई समुदाय का है। अफ्रीका के जितने भी जो चरवाहे समुदाय हैं उसमें से मसाई समुदाय का हम लोग अध्ययन करेंगे। जो मसाई उनका चरवाहा समुदाय है वह मा शब्द से निकला है। मसाई का यदि हम संधि विच्छेद करें या इसके शब्दों को देखें तो मसाई नाम जो है मा शब्द से निकला है। मा साई का मतलब होता है मेरे लोग। परंपरागत रूप से जो मसाई लोग हैं ये घुमंतू और चरवाहा समुदाय के लोग हैं जो अपनी आजीविका के लिए दूध और मांस पर आश्रित होते हैं। इनमें से लगभग 3 लाख दक्षिण कीनिया और करीब 1,50,000 तंजानिया में रहते हैं। आपको मैं बता दूं कि मसाई समुदाय के जो लोग हैं, पहले मसाई लैंड पूरा हुआ करता था, लेकिन औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों और जर्मनी ने जब वहाँ पर आधिपत्य प्रारंभ किया तो यहाँ पर मसाई लैंड के 2 भाग कर दिए गए, पहला कीनिया और दूसरा तंजानिया, और इन लोगों को तंजानिया और कीनिया में रहने के लिए धकेल दिया गया। आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं मसाई समुदाय का एक उत्सव के दौरान का चित्र है। ये मसाई समुदाय के लोग हैं। अब हम इस चित्र के माध्यम से नज़र डालते हैं मसाई लैंड पर कि मसाई लैंड कहाँ है। तो यह दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में, जहाँ हमने आपको आप ऊपर का नक्शा देख रहे हैं रेक्टेंगल में, वहाँ पर जो रेक्टेंगल छोटा सा बना हुआ है वह मसाई लैंड है। यह इंडियन ओशियन के पश्चिमी हिस्से में है। आप कलर से देख रहे हैं ये मसाई पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर उत्तरी भाग में केन्या और दक्षिणी भाग में तंजानिया है, और यहाँ से आपको किलिमंजारो पर्वत वहाँ दिखाई दे रहा है। जो मसाई लैंड है, मसाई लैंड के बिल्कुल दक्षिण में, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में किलिमंजारो पर्वत है, जी हाँ से स्पष्ट नज़र आ रहा है। आप इस चित्र के माध्यम से मसाई लैंड और किलिमंजारो पर्वत देख सकते हैं। तो मसाई समुदाय के से जो चारागाह छीने जाने के कौन कौन से कारण थे, क्या कारण थे कि मसाई समुदायों से भी चारागाह छीनने लगे। तो मसाई समुदाय से लगातार चारागाह छीनने के पीछे सबसे जो प्रमुख कारण था वह था वहाँ पर औपनिवेशिक शासनकाल का आना। अर्थात औपनिवेशिक शक्तियाँ जो थीं देश की, विश्व की उस समय, चाहे वो जर्मनी रही हो, चाहे वो इंग्लैंड रहा हो, फ्रांस रहा हो, पुर्तगाल रहा हो, ये ऐसे औपनिवेशिक देश थे जिन्होंने दूसरे देशों पर जाकर के अपना साम्राज्य स्थापित किया। भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, अफ्रीका में अंग्रेज और जर्मन लोगों ने जाकर के वहाँ शासन स्थापित किया। तो मसाई भूमि जो है उत्तरी कीनिया से लेकर के तंजानिया तक पूरी विस्तृत थी। 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका में उनकी भूमि पर अधिकार कर लिया। चरवाहों को गोरों के इलाके में पड़ने वाले बाजारों में दाखिल होने से रोक दिया गया।
आप इस चित्र में देख रहे हैं मसाई समुदाय के लोग हैं। कीनिया में अंग्रेजों ने मसाई लोगों को दक्षिणी भागों में धकेल दिया, जबकि जर्मन लोगों ने उत्तरी तंजानिया की ओर उन लोगों को धकेल दिया। इस प्रकार वे अपने ही घर में बेगानों जैसे हो गए। जहां पर मसाई लैंड हुआ करता था, जहां पर उनके चारागाह थे, जहां पर वो अपने मवेशियों को चराया करते थे, जो उनका स्वयं का घर था, औपनिवेशिक शासनकाल में अंग्रेजों और जर्मन के वहाँ पर आधिपत्य कर लेने के बाद उनको पूरे मसाई लैंड को 2 भागों में बांट दिया गया, कीनिया और तंजानिया में, और वहाँ पर उनको धकेल दिया गया कि आपको एक छोटा सा हिस्सा दे दिया गया। लगभग 60% हिस्से पर जर्मन और अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। केवल 40% भाग पर मसाई लैंड को समेट दिया गया। उनको चारागाहों को वहाँ पर ज़मीन दी गई कि आप इतने ही एरिया में अपने मवेशियों को रख सकते हैं। वहाँ आप अपनी चारागाह पर जो चारागाह है, घास है, उन पे आप अपने पशुओं को चरा सकते हैं। तो साम्राज्यवादी देशों ने जो भी बेकार पड़ती भूमि थी, जिससे ना तो कोई आय होती थी और ना ही उन लोगों को कर मिलता था, ऐसी पड़ती ज़मीनों को वहाँ के किसानों को बांट दिया गया और मसाई लोग आपस में हाथ मलते रह गए। तो मसाई लोगों को बहुत बड़ा इससे क्षति हुई। उनकी एक तो ज़मीन चली गई, अंग्रेज़ों ने और जर्मन लोगों ने उनकी ज़मीनों का बंटवारा कर दिया, ठेके ज़मीन दे दी। उस चरगाहे की ज़मीन को खेती की ज़मीन में तब्दील करने के लिए प्रयास किए जाने लगे। औपनिवेशिक काल में जो मसाई लैंड में बदलाव हुए, हम देखेंगे कि औपनिवेशिक बनने से पहले जो मसाई समाज था वह 2 श्रेणियों में बटा हुआ था। पहला था वरिष्ठ जन, जिसको कि एल्डर्स कहते थे, और दूसरा था योद्धा या वॉरियर्स। वरिष्ठ जन जो है वो शासन चलाते थे, और वॉरियर्स जो थे उनका योद्धा कहलाते थे। उनका काम लड़ाई झगड़ा करना था, अपने एरिया की रक्षा करना हुआ करता था। लेकिन यह सब भी वरिष्ठ जनों के अधीनस्थ ही काम किया करते थे। दूसरे के मवेशियों को छीनना, दूसरे की ज़मीन को कब्जा करना, दूसरे के जानवरों को लेकर के अपने क्षेत्र में आना। जो जितना योद्धा होता था उसका उतना क्षेत्र बड़ा होता था। उसी तरह से उनका आधिपत्य वहाँ पर स्थापित रहता था। जितने भी समुदाय से जुड़े मामलों पर विचार विमर्श जो हुआ करता था, अहम फैसले लेने के लिए समय समय पर वो आपस में सभा किया करते थे, चाहे वो वरिष्ठ जन हो चाहे वो योद्धा हो। जब भी कोई मुसीबत आती थी, जब भी किसी बात पर विचार विमर्श करना होता था, तो आपस में बैठ करके वो विचार विमर्श करते थे। ये योद्धाओं में ज़्यादातर नौजवान हुआ करते थे, जिन्हें मुख्य रूप से लड़ाई लड़ने और कबीले की हिफाजत करने के लिए तैयार किया जाता था। वे समुदायों की रक्षा करते थे और दूसरे कबीलों की मवेशियों को छीनकर लाते थे। जैसा कि मैंने बताया है कि जो योद्धा वर्ग था वह दूसरे के कबीलों से मवेशी छीन करके लाता था और अपने आप को स्थापित करता था, अपने आप को यह प्रमाणित करके देता था कि हम सबसे बड़े योद्धा हैं। इस प्रकार से आपस में विभिन्न कबीलों के बीच में लड़ाइयाँ हुआ करती थी, सिर्फ मवेशियों की लेकर के। ये तंजानिया के मसाई ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वहाँ के योद्धा है, इसका आप चित्र देख रहे हैं। तो मसाइयों के मामले की देखभाल करने के लिए अंग्रेज सरकार द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए। मसाई उपसमूहों के मुखिया तय किए गए। अंग्रेजों ने सोचा कि इनमें आपस में किस तरह से फूट डले, किस तरह से इनमें बंटवारा हो, तो उन्होंने उन मसाइयों के बीच में ही उनका एक मुखिया तय कर दिया, जो अपने कबीले की सारी मामलों की जिम्मेदारी उनको सौंप दी गई और उनको अपना गुप्तचर भी बना लिया, ताकि वो जो भी वहाँ की समस्या है, जो भी वहाँ की परेशानी है या वहाँ की जो भी अंदर की बात है वह अंग्रेजों तक या औपनिवेशिक शासकों तक पहुँच सके। इसके बाद उन्होंने हमलों और लड़ाइयों पर पाबंदी लगा दी। अभी जो योद्धा आपस में लड़ा करते थे, एक दूसरे के कबीलों में जाकर के वहाँ के मवेशी छीन करके लाते थे, उस सब पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। इस तरह वरिष्ठ जनों और योद्धाओं दोनों की परंपरागत सत्ता बहुत कमजोर हो गई। औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किए गए मुखिया माल इकट्ठा करने लगे,
स्वाभाविक है, जिसके हाथों में शासन सत्ता आ जाती है वह अधिक से अधिक अपना लाभ करवाने के लिए, अपने लाभ की कोशिश करने के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो अपनों से लाभ प्राप्त क्यों ना कर रहे हों। तो मसाइयों ने क्या किया, जिसको मुखिया बनाया गया, जिसको ठेकेदार बनाया गया, वह अपने आप का अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए प्रयास करने लगे। वे अपने गरीब पड़ोसियों को लगान चुकाने के लिए कर्ज पर पैसा देने लगे। अमीर और गरीब चरवाहों के बहुत अधिक भेदभाव बढ़ता चला गया। जब कोई अपने पड़ोसी को कर्ज के लिए पैसा देता है, उसको कर्ज के तले दबाता है, तो स्वाभाविक है कि उसकी स्थिति निरंतर कमज़ोर होती चली जाती है। यही मसाई समुदाय के साथ हुआ। जो अफ्रीका के मसाई समुदाय के लोग थे, उनको भी दो वर्गों में बांट गया, एक गरीब चरवाहे रह गए और एक अमीर चरवाहे होते चले गए। तो इस वजह से उन दोनों में जो खाई थी वो निरंतर बढ़ती चली गई। तो बच्चों, इस भाग में हमने सीखा कि औपनिवेशिक सरकार द्वारा चारागाह समाप्त करने के लिए कौन कौन से विभिन्न कानून लाए गए, अंग्रेजी शासन ने चरवागाहों की जिंदगी को किस तरह से प्रभावित किया, अंग्रेजी कानूनों की वजह से चरागाहों के जीवन में कौन कौन से नए बदलाव आए, तथा अफ्रीका के चरवाहों का जीवन कैसे प्रभावित हुआ। तो इस पूरे अभी सेकंड भाग में जो हम लोगों ने अध्ययन किया, इन बिंदुओं पर चर्चा की, इन बिंदुओं को हमने सीखने का प्रयास किया। आप इन प्रश्नों का उत्तर अपनी कॉपी में लिखें। इसके अलावा आप लोगों को होमवर्क के रूप में, अलग गृह कार्य के रूप में कुछ कार्य दिए जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो आप लोगों को लिखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरवाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। इसमें प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर। दूसरा जो आपको मुख्य प्रश्न करना है वह है, अफ्रीका के मसाई समुदाय के लोगों से चारागाह छीने जाने के कौन कौन से प्रमुख कारण थे, इनकी आपको व्याख्या करनी है। तो बच्चों, इस पाठ का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। धन्यवाद।